आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स। एनिमिलिया, these are organisms which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. So animals की जो हमने एक बेसिक हम क्या क्या समझते हैं एनिमल से, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हो, मतलब जिनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड हो, मल्टी सेलुलर हो एंड हेटरोट्रॉफिक हो, और जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते हो। नाउ देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, ये हमें पता ही है। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, और एनिमल्स मोस्टली मोबाइल मतलब चल फिर सकते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएटेड फाउंड। हमने एनिमल्स को आगे कुछ क्लासीफाई कर रखे हैं, किसके बेसिस पर, उनके बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पर, और उनके अंदर किस टाइप का डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है उसके बेसिस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरीफेरा। नाउ द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद होल्स। जो पोरीफेरा का मतलब है, उसका मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर होल्स हो, मतलब छेद हो। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड स्पॉट, देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। ये ऐसे एक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एक एनिमल्स हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल हैं, और ये किसी सॉलिड के साथ जुड़े रहते हैं टू सपोर्ट, और इनके अंदर होल्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी में। जैसे जो हमारा स्पॉन्ज होता है, जैसे बाथिंग स्पॉन्ज होता है, कि वो उसमें पूरी मतलब ऑल ओवर द बॉडी उसमें पोर्स होते हैं, तो वैसे ही ऑल ओवर द बॉडी उनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। दीज लीड टू कैनाल सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर एंड वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। सो ये एक करेक्टरिस्टिक इसका फीचर है पोरीफेरा का, कि इनके पास कैनाल सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन को लेके आने में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। ये एनिमल्स बाहर से इनके ऊपर एक सॉलिड हार्ड सब्सटेंस होता है, या उसको हम स्केलेटन भी कह सकते हैं। द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफ्रेंसिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज। इनके अंदर ये बहुत ही बेसिक, पोरीफेरा बहुत ही एक बेसिक ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही प्रिमिटिव है, इसलिए इसके अंदर इतना डिफ्रेंसिएशन में नहीं है, इसके अंदर इतना कोई टिश्यू डेवलपमेंट भी नहीं है, ना ही कोई स्पेशल ऑर्गन है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस एंड आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट। इनको पोरीफेरा को कॉमनली हम स्पॉन्जेस भी कह देते हैं, और मोस्टली ये मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। सब एग्जाम्पल्स आर शोन, जैसे ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये है साइकन, स्पॉन्जिला, यूपेलेक्टिला, ये सब एग्जाम्पल्स पोरीफेरा के हैं। ठीक है, ये आप इनके डायग्राम्स भी थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार लेबलिंग आ जाती है, ये इसको छुपा देते हैं और ये दे देते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट फाइलम विच इज सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया। इसको आप नाइडेरिया नहीं प्रोनाउंस करोगे, इसको नाइडेरिया, और यू कैन से सीलेंट्रेटा। These are animals living in water. They show more body design differentiation. There is a cavity in the body. अब ये पोरीफेरा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन शो करेगा। ये जैसे आपको मैंने प्लांट किंगडम में भी बताया था कि जो हमारी डिवीजन होती है ये हमेशा प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाती है। तो सबसे प्रिमिटिव एनिमल किंगडम में कौन था? पोरीफेरा। उसके बाद एडवांसमेंट होती गई, तो उसके बाद आया सीलेंट्रेटा, फिर हम ऐसे आगे धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो जो पोरीफेरा में नहीं था वो सीलेंट्रेटा में कुछ हद तक पाया गया, जैसे कि जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन था, वो बॉडी डिज़ाइन का डिफ्रेंशिएशन वो पाया गया। उनके अंदर एक कैविटी पाई गई। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 2 layers of cells. One make up cells on the outside of the body and the other makes the inner lining of the body. अब पोरीफेरा में हमने देखा था कि उसमें कोई भी प्रॉपर ना तो टिश्यू डेवलपमेंट थी, ना ही कोई बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन था। बट सिंस इन सीलेंट्रेटा उसमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है, तो उसमें 2 टाइप्स के सेल्स मिल रहे हैं। एक सेल्स ऐसे जो कि आउटसाइड बॉडी की डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक ऐसे जो अंदर इनर लाइनिंग की डेवलपमेंट कर रहे हैं।
Some of these species live in colonies, corals, while others have a solitary lifespan. Hydra, jellyfish and sea anemones are common examples. So इसके examples कैसे हैं? देखो ये जो सीलेंड्रेटा है, अगर तो ये कॉलोनीज मतलब अगर ये ग्रुप्स में रहते हैं, जो ग्रुप्स में रहते हैं उनको हम कहते हैं कोरल्स। ग्रुप्स में रहते हैं तो कोरल्स है। अगर वो अकेले अकेले अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइड्रिया। और जेलीफिश और सी एनिमोन्स इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सीलेंड्रेटा के हाइड्रिया दे रखा है और सी एनिमोन्स। सो हाइड्रिया अकेला सोलिटर लाइफ स्पेंड करता है, तो उसमें इन्होंने और भी लेबलिंग्स दे रखी है, जैसे इनके पास टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स का क्या काम हो सकता है? इनका काम टू ग्रैब सम फूड और इन देयर मूवमेंट ये सब हेल्प करते हैं। फिर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल गेट टू नो जो ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं नाइडीरिया। मतलब नाइडीरिया कौन थे? सीलेंड्रेटा को ही नाइडीरिया कहते हैं। तो ये स्टिंगिंग सेल्स नाइडीरिया में हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, या कोई भी अगर फूड पार्टिकल सपोर्ट करते हैं तो उनको ग्रैब करने के लिए। लेकिन इसमें आपको नहीं दे रखा तो आप इतनी डेप्थ में मत जाइए। बाकी इन्होंने ये सब एपिडर्मिस, मेसोग्लिया ये सब चीज़ें दे रखी हैं। नाउ नेक्स्ट, प्लेटीहेल्मिन्थेस। The body of animals in this group is far more complexly designed than in the two other groups we have considered so far. जो अब प्लेटीहेल्मिन्थेस सीलेंड्रेटा और पोरीफेरा से ज़्यादा डेवलप्ड है, मोर कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइंड है, क्योंकि एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है ये। The body is bilateral symmetrical, meaning that the left and the right half of the body have the same design. This is a very important line कि जो बायलेटरल सिमिट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस से। अब बायलेटरल सिमिट्री होती क्या है? इसका मतलब है ऐसी सिमिट्री जिसमें, जैसे सपोज ये एक बॉडी है, इसको अगर मैंने यहाँ से बीच में से कट किया तो इधर भी सेम निकलेगा, इधर भी सेम निकलेगा। तो ऐसी सिमिट्री जिसमें हम कट करने के बाद दोनों हाफ्स में, राइट और लेफ्ट हाफ्स में सेम पोर्शन निकले, उसको बायलेटरल सिमिट्री कहते हैं। और ये किस में पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले पाई गई। There are 3 layers of cells from which differentiated tissues can be made, which is why such animals are called triploblastic. It's also a very important term. अब इन्होंने ट्रिप्लोब्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अब हमारी बॉडी है उसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये ही लेयर्स आगे डेवलप होती है जो सेल्स टिश्यू बनाती है। बहुत ही फीटस की स्टेज पे लेयर्स होती हैं। तो अगर उस बॉडी में 2 लेयर हैं तो वो होएगी डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 होएगी तो वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होता है, मतलब उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आगे डिफ्रेंशिएट हो जाती है टिश्यूज़ में। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। जैसे कि हमने अभी बताया कि ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑर्गन्स और टिश्यूज़। देयर इज़ दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन भी होने लग गया। पहले हमने पोरीफेरा में तो पढ़ा था कि कुछ नहीं है, पोरीफेरा में तो नो डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन और नो टिश्यू फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा था सीलेंट्रेटा में थोड़ा वो डिफ्रेंशिएशन होने लग गया था। कैसे? उसमें बॉडी कैविटी आ गई थी। बॉडी कैविटी में हमने देखा कि आउटर सेल्स थे और इनर सेल्स थे, इतना यहाँ पे था। फिर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि उसमें बायलेटरल सिमिट्री भी आ गई, फिर हमने देखा उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट आ गई। इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मतलब टिश्यू, ऑर्गन्स कुछ ना कुछ तो बनने लग गए, मतलब कुछ डिग्री तक यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन होने लग गया। However, there is no true internal body cavity or coelom in which well-developed organs can be accommodated. But प्लेटीहेल्मिन्थेस एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा था, बट इतना भी नहीं बढ़ा कि उसमें प्रॉपर एकदम बॉडी कैविटी या सीलम प्रेजेंट हो जाए। सीलम मतलब एक सीलम का कहते हैं बॉडी कैविटी, जब भी हम 3 लेयर्स होते हैं ना, इनमें यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ही टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। बट प्लेटीहेल्मिन्थेस में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि उसमें प्रॉपर ये सीलम प्रेजेंट हो जिसके अंदर की ऑर्गन्स अकोमोडेट कर सकें। द बॉडी इज़ फ्लैटेंड डोर्सी वेंट्रली
meaning from top to bottom, which is why these animals are called flatworms. मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थीज की बॉडी है ये ऊपर से लेके नीचे तक एकदम फ्लैट होती है, इसलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स भी कह देते हैं. दे आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. ये फ्री लिविंग भी हो सकती हैं और पैरासिटिक भी हैं. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया और पैरासिटिक एनिमल्स लाइक लीवर फ्लूक्स. ये है ये फ्री लिविंग मतलब अपना जीवन बिना किसी डिपेंडेंट के भी व्यतीत कर सकती है, और पैरासिटिक किसी के ऊपर एज अ होस्ट भी रह सकती है. और अगर पैरासिटिक है तो उसका एग्जाम्पल है प्लाइनेरिया. अगर पैरासिटिक है तो उसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक. अगर फ्री लिविंग है तो उसका एग्जाम्पल है प्लाइनेरिया. अब इसका ये देखो, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है डायग्राम. प्लेनेरिया ये, लीवर फ्लूक और टेपवर्म. अब लीवर फ्लूक क्या था? लीवर फ्लूक था पैरासिटिक, प्लेनेरिया था फ्री लिविंग. ठीक है. और टेपवर्म देखो इसमें भी फ्लैटेंड है ना, ये फ्लैटेंड सरफेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम डोर्सोवेंट्रली. नाउ नीमेटोडा. The nematode body is also bilaterally symmetrical and triploblastic. अब देखो, अब यहाँ से bilateral और ट्रिप्लोब्लास्टिक की डेवलपमेंट शुरू हो गई. सबसे पहला ऑर्गेनिजम्स प्लैटीहेल्मिन्थीज था जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुए थे. उसके बाद अब ये तो है नहीं कि पीछे आ जाए, हम एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे तो प्रिमिटिव की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते. इसीलिए अब से ये हर एक बॉडी डिज़ाइन में पाए जाएंगे. However, the body is cylindrical rather than flattened. But difference क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थीज फ्लैटेंड थे इसलिए उनको फ्लैटवर्म भी कहते थे, लेकिन नीमेटोडा शेप सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में. देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स ऑल्दो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ सूडोसीलम इज प्रेजेंट. अब वहाँ पे इनमें भी टिश्यूज प्रेजेंट है. अभी तक ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनमें सीलम जो हमने बात की थी, वो 3 लेयर्स के बीच में जो सीलम थी, सीलम इनमें अब हल्की हल्की आने लग गई, इसलिए उनको स्यूडोसीलम कह देते हैं कि इनमें अभी स्यूडोसीलम प्रेजेंट है, जबकि प्लैटीहेल्मिन्थीज में अभी तक सीलम नहीं आई थी. These are very familiar as parasitic worms causing diseases such as the worms causing epiphytiasis, filarial worms or the worms in the intestine, roundworm और pinworms. जो ये नीमेटोड जो एक ग्रुप है ये बहुत फेमस है. मतलब दिस ग्रुप इज़ वेरी फेमिलियर इन कॉजिंग डिसीज़. कैसी डिसीज़? जो कि वर्म्स से होती है, पैरासिटिक वर्म से डिसीज़ होती है. कैसे? जैसे एक डिसीज़ है एलिफेंटिसियासिस जो कि फिलारियल वर्म से होती है. एक जो हमारी इंटेस्टिन में इन्फेक्शन हो जाती है वो मोस्टली राउंड वर्म्स या पिन वर्म से होती है. तो वो इसी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं. अब इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दिया है, एक दिया है एस्केरिस का और एक दिया है वुचेरिया का. जो इन्होंने यहाँ पे ऊपर डिसीज़ बताई है एलिफेंटिसियासिस, वो होती है वुचेरिया से. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है. और जो एस्केरिस होती है, एस्केरिस से आपने जैसे जो हमारे डायरिया हो जाता है कई बार, वॉमिटिंग या ब्लड इन स्टूल्स, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये एस्केरिया से हो जाते हैं. तो इन्होंने देखो यहाँ पे एस्केरिस नहीं दिया, बट आपको डायग्राम्स पे भी ध्यान देना है कि कई बार वो पैराग्राफ में ना लिखकर डायग्राम्स में एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर वो छूट जाते हैं. लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने डायग्राम को भी ध्यान से पढ़ना है. अब देखो इसमें एक इन्होंने डिफरेंस दे रखा है. जो मेल है इसमें स्मॉल और फीमेल है इसमें लार्ज. तो अगर एग्जामिनर ने चेक करना है कि बच्चे ने इसको अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्केरिस में मेल बड़ा होता है फीमेल, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फीमेल बड़ा होता है. डायग्राम को देखकर ही आपको इसमें पता लग रहा है, इसलिए बायो में डायग्राम्स भी बहुत कुछ कहते हैं. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट. नाउ एनीलिडा. Annelid animals are also bilateral, symmetrical and triploblastic. But in addition, they have a true body cavity. अब देखो, अब हम एडवांसमेंट की तरफ तो जा ही रहे हैं. सबसे पहले बायलेटरल हमें कहाँ मिला था? प्लैटीहेल्मिन्थीज में, और साथ साथ हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक भी मिल गया था. लेकिन अभी तक हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी नहीं आई थी.
सूडो आ गई थी। सूडो किस में आई थी? नीमेटोड में। लेकिन अब हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी आ गई, मतलब जो हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक में बॉडी कैविटी थी अब ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज इन द बॉडी स्ट्रक्चर। अब अगर कैविटी अच्छी आगे बन गई तो इसमें डेवलपमेंट भी पूरे अच्छे तरीके से होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? ऑर्गन्स का। तो इससे आप ये भी लगा सकते हो कि अब ऑर्गन की जो फॉर्मेशन है, अब ऑर्गन्स एनिलिडा में इंट्रोड्यूस हो गए। देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन। दिस डिफ्रेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन विद द सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। अब इसमें सेगमेंटेशन मतलब जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में हो रहा है। कैसे सेगमेंट्स की फॉर्म में? मतलब ऊपर से नीचे तक, जैसे हम कॉइन्स को स्टैक नहीं करते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार का इनमें सेगमेंटेशन ऑर्गन्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। These animals are found in a variety of habitats, fresh water, marine water as well as land. ये हमें बहुत सारी मतलब इनका हैबिटेट कोई पर्टिकुलर हैबिटेट नहीं है, ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन में भी और लैंड में भी मिल जाते हैं। इसका जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अर्थवॉर्म और लीचीज़। आपको लीचीज़ शायद ना पता हो बट अर्थवॉर्म तो हर बच्चे को पता है। अर्थवॉर्म को एक और चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं अर्थवॉर्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ओके, ना इन्होंने देखो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जबकि पैराग्राफ में इन्होंने 2 बताए हैं बट डायग्राम में 3 दे रखे हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। सो ये तो अर्थवॉर्म है, ये लीच है और ये नेरिस है। नेरिस में देखो इन्होंने पैरापोडिया दे रखे हैं ना। ये पैरापोडिया क्या करते हैं? पैरापोडिया हेल्प्स इन द मूवमेंट। और ये एनस, जेनिटल पैपिले और ये लीच। ठीक है, ये लीच वो होता है, इफ़ यू रिमेंबर लीच को हम ब्लड सकिंग भी कहते हैं, ब्लड सकर। मतलब अगर ये आपकी स्किन पे चिपक जाए तो आपका खून जो है ये सक कर लेते हैं। नाउ आर्थ्रोपोडा, this is probably the largest group of animals. These animals are bilateral, symmetrical, segmented. There is an open circulatory system and so blood does not flow in well-defined blood vessels. अब देखो, अब बायलेटरल सिमेट्रिकल तो देखो चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उसको कहाँ हमने डिफाइन कर लिया था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो एक ये जो पॉइंट है, आप कोई भी आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आपको कोई भी ग्रुप आ जाता है आर्थ्रोपोडा तक कभी तक, तो उसमें आप बायलेटरल सिमेट्रिकल तो आप लिख सकते हो आंख बंद कर और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी लिख सकते हो। उसके बाद जो हमने पढ़ा था अभी एनिलिडा में हमने पढ़ा था, इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, फीचर है, वो है सेगमेंट्स वाला। एनिलिडा को आप लर्न करो। एनिलिडा में आता है अर्थवॉर्म। तो अब अर्थवॉर्म को आप देखोगे, सबसे पहले आपको अर्थवॉर्म का डायग्राम बनाने को बोलूँ मैं आपको, तो आप कुछ बच्चे ऐसा डायग्राम बनाएंगे अर्थवॉर्म का, ऐसे ऐसे करके। तो जो आप ये लाइंस डाल रहे हो ये क्या है? ये सेगमेंट्स ही तो हैं। तो अगर आपको इतना पता है कि अर्थवॉर्म में ये लाइन सेगमेंट्स हैं और ये एनिलिडा में आता है, तो उसका मेन करेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया? सेगमेंटेशन। तो उससे आप आगे भी लर्न कर सकते हो। अब एडवांसमेंट की तरफ जाना है तो आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ओपन में आपके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता, ठीक है, जबकि क्लोज में आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं। ओपन में जो आपका ब्लड है वो पूरी बॉडी कैविटी में ऐसे ही घूम रहा होता है, तैर रहा होता है, जबकि क्लोज में जो आपके ब्लड है वो प्रॉपर एक ब्लड वेसल्स के थ्रू, पाइपों के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा होता है, लेकिन ओपन में ऐसा नहीं होता। सो आर्थ्रोपोडा में क्या है, कौन सा सिस्टम है? ओपन। मतलब उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है टू फ्लो ब्लड, इसलिए वो बॉडी कैविटी में ऐसे ही घूमते रहते हैं। द सिलोमिक कैविटी इज़ ब्लड फिल्ड। अब सिंस उनके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है तो उनकी जो सिलोमिक कैविटी है वो ब्लड से भरी रहेगी। दे हैव जॉइंटेड लेग्स। द वर्ड आर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में आपको वर्ड ब्रेकेज आनी चाहिए या फिर वर्ड्स कैसे बनते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स, तो हमने उसमें क्या देखा था? जिम्नो मीन्स नेकेड सीड्स, तो हमने वर्ड को ब्रेक किया था।
ऐसे ही आर्थ्रोपोडा में हमने देखा कि जो आर्थ्रोपोड है उसका मतलब है जॉइंटेड लेग्स। मतलब इसका फीचर क्या हो गया, मेन फीचर्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके जॉइंटेड लेग्स हो, मतलब लेग्स जॉइंट किए गए हों। सब फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर, स्कॉर्पियोज एंड क्रैब्स। जितने भी आर्थ्रोपोडा में आप जितने भी कीड़े मकोड़े, जैसे कॉकरोच हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, क्रैब्स हो गए, हाउस फ्लाइज हो गई, स्पाइडर्स हो गए, जितने भी आप कीड़े मकोड़े बोलते हो अपनी आम भाषा में, कीट पतंगे, सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं बहुत सारे। देखो, हाउस फ्लाई होगी, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो, स्पाइडर, प्रॉन्स, कॉकरोचेस, सेंटीपीड, इन सब के इन्होंने साथ में साइंटिफिक नेम भी दे रखे हैं। वैसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको कुछ मार्क कर देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है कॉकरोच का पेरीप्लानेटा, एक है हाउस फ्लाई का मस्का, और बस आपके लेवल पे ये दो ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको देखो, जॉइंटेड लेग्स क्यों बोले, क्योंकि इनकी शेप देखो, ये लेग्स में हमेशा देखो यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होता है। आप कहीं पे भी देख लो, जैसे अब देखो, आप इसका प्रॉन्स का देखो, देखो ये एक जॉइंट, दो जॉइंट, इनमें हमेशा ये जो जॉइंट्स है ना, इसी की वजह से इनको जॉइंटेड लेग्स वाले अपेंडेज, आप जॉइंटेड लेग्स कह सकते हो, जॉइंटेड अपेंडेजेस कह सकते हो, या सिंपली आर्थ्रोपोड कह सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो ये आर्थ्रोपोडा है, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो वो होगा आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा में ये बटरफ्लाई, कॉकरोचेस, इनकी इतनी सारी स्पीशीज़ है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ये एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहलाया जाता है। नाउ मोलस्का, इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, द सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, they have an open circulatory system and kidney like organs for excretion। अब देखो, अब इसमें organs प्रॉपर नहीं बने, अब organs जैसी अभी चीज़ें बनने लग गई। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, लीफ और लीफ लाइक में डिफरेंस होता है, ऐसे ही ऑर्गन और ऑर्गन लाइक में डिफरेंस होता है। तो मोलस्का में बायलेटरल है अभी। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे सिलोमिक कैविटी रिड्यूस्ड हो गई है और इनमें सेगमेंटेशन कम हो गया है। ठीक है, अभी तो हम सोच रहे थे कि आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंट है, एनिलिडा में भी है, लेकिन मोलस्का में अभी सेगमेंट कम हो गया है। ठीक है, और इसको मैं आपको एग्जांपल से लर्न करवाती हूँ कि अब कैसे लर्न करेंगे। जो नई चीज़ ऐड हुई है वो क्या है कि इनमें अब किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गए हैं एक्सक्रीशन के लिए, और ओपन सर्कुलेटरी तो है ही। देयर इज़ अ फुट दैट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। अब इनमें पैर, मतलब पैर जैसी ऑर्गन्स या पैर प्रेजेंट हो गए हैं फॉर देयर मूवमेंट। इनका एग्जांपल है स्नेल्स एंड म्यूजल्स। देखो, इसका एग्जांपल है यूनियो, पाइला, काइटन एंड ऑक्टोपस। इसको हम लर्न करेंगे ऑक्टोपस से। सो जो मोलस्का है, मोलस्का के अंदर आता है ऑक्टोपस। अब आप देखिए, ऑक्टोपस का हम सब बच्चों को डायग्राम बनाना आता है, मतलब ऑक्टोपस हमें पता है उसमें ऐसी इतनी 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 लेग्स होती हैं। ठीक है, अब ये लेग्स हैं, फुट हैं, किस लिए हैं, फॉर मूवमेंट। चलो 1 पॉइंट हो गया। अब इनके अंदर किडनी, अब नई चीज़ क्या आई है, एडवांसमेंट तो होगी। देखो, बायलेटरल भी पुराना है, ओपन सर्कुलेटरी भी पुराना है, कैविटी भी पुरानी है, सेगमेंट भी पुराना है, कोई नई चीज़ तो आई नहीं, इन्होंने खुद ने इंट्रोड्यूस की नहीं। तो मोलस्का ने क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, किडनी, किडनी लाइक ऑर्गन्स इंट्रोड्यूस किए। तो अब देखना, जितने भी हम अभी ग्रुप्स पढ़ेंगे, इन सब का एक ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज़रूर होगा। जैसे मोलस्का का क्या है, अब किडनी लाइक एक्सक्रीशन, मोलस्का का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन गया। और फुट फॉर द मूवमेंट, जैसे ऑक्टोपस आप इससे लर्न करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके। ठीक है, जबकि इन्होंने लिखे ऊपर 2 हैं, 4 यहाँ दे दिए, ऐसे करके इन्होंने एग्जाम्पल्स भरा रखे हैं। अब हम फिर आते हैं, हमारे नेक्स्ट ग्रुप है जो है इकाइनोडर्मेटा। देखो, इन बच्चे इन वर्ड्स से मत डरो, इन वर्ड्स का एक मतलब है। अगर आप इन वर्ड्स का मतलब जान जाओगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, आर्थ्रोपोड मतलब जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स से हमें क्या याद आता है कि ऐसे ऐसे वाले
कुछ इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब इकाइनोडर्मेटा का भी मतलब है, जैसे इकाइनोज मीन्स हेडोक्स जिसको हम स्पाइनी मैमल्स कह देते हैं, और डर्मा मीन्स स्किन। ये देखो ये तो बहुत कॉमन टर्म है डर्मा, जिसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट किसके डॉक्टर होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं। अब हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है, आउटसाइड की लेयर, तो उसमें डर्मिस आ गया, तो डर्मिस से तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब होता है स्किन डर्मेटा में। अब इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स, या फिर यू कैन से स्पाइक्स, मतलब कांटेदार, मतलब ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिनकी कांटेदार स्किन हो। Thus, these are spiny skinned organisms. These are exclusively free living marine animals. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये बच्चे कई बार मिस कर देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि इकाइनोडर्मेटा कैसे एनिमल्स हैं। वो एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ वो फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स है, जिसे हमने पहले पढ़ा था कि जो एनिलिडा है वो लैंड पे भी मिल जाते हैं, वो पानी में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा है वो सिर्फ और सिर्फ मरीन में ही मिलते हैं। दे आर ट्रिब्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सिलोमिक कैविटी, ठीक है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिब्लोब्लास्टिक और सिलोमिक कैविटी। दे ऑल्सो हैव अ पिक्युलर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स that they use as skeleton. Examples are sea stars and sea urchins. अब इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होगा, एक तो होगा कि उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर से वो बने होते हैं, जिसको वो एज अ स्केलेटन भी ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। एक है उनके पास एक वाटर ड्रिवन ट्यूब होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। अब वही बात है, देखो ट्रिब्लोब्लास्टिक, सिलोमिक, ये सब चीज़ें तो पुरानी है क्योंकि ये पहले किसी एक ग्रुप ने इंट्रोड्यूस की थी और फिर हम वो उसे अडेप्ट करते गए। लेकिन इकाइनोडर्मेटा का खुद का क्या चीज़ इंट्रोडक्शन की, खुद ने इसने क्या चीज़ मतलब आप कह सकते हैं क्या चीज़ ये हमारी लाइफ फॉर्म में और लेके आया, तो वो लेके आया, एक तो लेके आया कि इनके जो सरफेस है वो स्पाइक्स वाले होंगे, कांटेदार इनकी स्किन होगी, और कांटेदार स्किन होगी तो वो हार्ड भी होगी ऑब्वियसली। अब हमें पता है कि हार्ड हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे जो हमारा टीथ है, टीथ इनामल भी कैल्शियम से बने होते हैं, तो जो हार्डनेस है वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है, तो इसका मतलब उनका जो स्केलेटन है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा। तो 2 पॉइंट तो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तीसरा पॉइंट अब ये है कि उनका क्या चीज़ उनमें इतनी मतलब यूनिक है, मतलब इनकी यूनिकनेस क्या हुई, यूनिकनेस हुई कि उनके पास एक वाटर ड्रिवन ट्यूब और यू कैन से वाटर कैनाल सिस्टम है जो कि हेल्प करता है उनकी मूवमेंट में। अब इनके पास ऑक्टोपस की तरह फुट तो है नहीं कि वो मूव कर सकें, इनके पास उसके ऑल्टरनेट पे क्या है, एक वाटर कैनाल सिस्टम है जो कि मूविंग में काम करता है। इसके एग्जांपल्स देखो, स्टारफिश जिसका साइंटिफिक नेम दे रखा है सी अर्चिन, और इकाइनस, फेदर स्टार और सी क्यूक्यूम्बर। सो देखो अब सी अर्चिन का जो साइंटिफिक नेम है उसको क्या है, इकाइनस, और हमें पता है अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि इकाइनस किसके ग्रुप का मतलब मेंबर है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इकाइनस मतलब जैसे इकाइनो का मतलब है स्पाइन, तो इकाइनस पक्का इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता होगा क्योंकि उसकी जो सरफेस पे ऐसे ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं। अब स्टारफिश भी देखो, स्टारफिश के सरफेस पे ना ऐसे 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 ये स्पाइक्स होते हैं, स्मूथ नहीं होती इनकी सरफेस। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोकोडेटा। दीज एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिब्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलम। और इन ठीक है, 3 चीज़ें तो हम पढ़ते आ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से। सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। ट्रू सीलम किस ग्रुप में आई थी इफ़ यू रिमेंबर, देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आया था हमारे पास बायलेटरल, ट्रिब्लोब्लास्टिक, ठीक है, लेकिन इनके पास अभी भी ट्रू सीलम नहीं आई थी। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद हमारे पास क्या आया, देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद हमारे पास आया था नीमेटोडा। तो नीमेटोडा में अभी तक हमने देखा था कि इनमें स्यूडो कैविटी प्रेजेंट थी, मतलब हल्की हल्की आने लग गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा एनिलिडा। एनिलिडा में हमने देखा कि अब इसमें ट्रू सीलम प्रेजेंट हो ही गई, ठीक है। तो अब हमने उसके बाद
फिर हमने पढ़ा था कि एक में रिड्यूस हो जाती है, वो थी नीमेटोडा, ठीक है। नो नो नो, दैट वाज नॉट नीमेटोडा, दैट वाज आर्थ्रोपोडा मे बी। नो नो नो, दिस वन मोलुस्का में रिड्यूस हो जाती है ना सिलम, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें तो कंफर्म ही हो गई हर ग्रुप, वेट अ सेक, ये 3 चीज़ें तो कंफर्म ही हो गई हर ग्रुप में ये चीज़ होगी मोस्टली, ठीक है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर टू द बॉडी डिज़ाइन, नेमली अ नोटोकॉर्ड। अब जैसे कि मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि हर एक ग्रुप का एक स्पेसिफिक फीचर है, यूनिकनेस है। प्रोटोकोडेटा की क्या है, उसमें है कि इसमें नोटोकॉर्ड एक प्रेजेंट हो जाती है एटलीस्ट इन सम स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ, कुछ लाइफ की कुछ स्टेजेस में। अब नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड का मतलब है स्ट्रिंग, दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यूज फ्रॉम द गट। देखो जो नोटोकॉर्ड है वो एक लंबी रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे आज की भाषा में आप लोग इससे रिलेट करोगे, जैसे आज हमारी जो बैकबोन है वो भी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारी गर्दन से लेकर हमारे मतलब एंड जो हमारा बैक है वहाँ तक जाती है। वैसे ही नोटोकॉर्ड एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है बैकबोन की, जो कि रोड लाइक है वो भी, और वो भी एनिमल्स की नर्वस टिश्यू से लेकर गट, गट मतलब स्टमक और इन सब चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ से नर्वस टिश्यू मतलब हमारी नेक से लेकर गट तक सेपरेट करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, इस पे मसल्स अटैच हो जाती हैं फॉर द मूवमेंट। प्रोटोकोडेट्स में हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ और फॉर द entire length of animals. Protocodates are marine animals. Examples are Balaenologus, Herdmania and Amphisius. अब जो प्रोटोकोडेट्स है, अब उनमें ज़रूरी नहीं कि जो नोटोकोड है वो मतलब फॉर द लाइफ टाइम उसमें नोटोकोड प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बचपन में प्रेजेंट हो, मतलब छोटी एज में प्रेजेंट हो और फिर जब अडल्ट मेच्योर हुआ तब गायब हो गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंस बर्थ टू इट्स मेच्योरेशन वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, प्रोटोकोडेटा, ठीक है। अब इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए प्रोटोकोडेटा और नोटोकोड, ठीक है। जिसमें कोड आ गया तो मतलब उसमें नोटोकोड की प्रेजेंस है, जो कि उसी का यूनिक फीचर है, ठीक है। अब नोटोकोड प्रेजेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि नोटोकोड क्या होती है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि नर्वस टिश्यू को उसके गट से सेपरेट करती है। इसके 3 एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं इस पैराग्राफ में, और एक इन्होंने डायग्राम में ये बेलेनोग्लोसस को बता रखा है, ठीक है। नाउ अब आता है वर्टिब्रेटा। These animals have a true vertebral column and internal skeleton, allowing a completely different distribution of muscles attachment point to be used for movement. अब जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और इंटरनल स्केलेटन, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी एक मतलब हड्डियों से तो बना ही, स्केलेटन में तो इंक्लूड होता है ऑल्सो, वो और भी ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया गया है सो दैट उस पे आके मसल्स अटैच हो जाए फॉर अ बेटर मूवमेंट। जैसे नोटोकॉर्ड में भी मसल्स अटैच थी, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में और एडवांस तरीके से वो डिफ्रेंशिएशन हुई है और उसमें मसल्स अटैच हैं। Vertebrates are bilateral, symmetrical, triploblastic, coelomic and segmented with complex differentiation of body tissues and organs. अब वर्टिब्रेटा में सब कुछ आ गया, मतलब एडवांसमेंट की हद हो गई। उसमें बायलेटरल सिमेट्री भी आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आ गया, सीलम भी आ गई, सेगमेंट भी आ गए, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का जो डिफ्रेंसिएशन था वो भी स्टार्ट होने लग गया। सो ऑल कोडेटा possesses the following features: have a notochord, have a dorsal nerve cord, are triploblastic, have paired gill pouches, are coelomate. अब जो नोटोकोड है, देखो अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर नोटोकोड्स, नोटोकोड्स कौन क्या होते हैं। नोटोकोड्स आर दोज हु हैव नोटोकोड
सॉरी कोडेट्स आर दोज हु हैव नोटोकोड, जिनके पास नोटोकोड हो, जिनके पास डोर्सल नर्व कोड हो। मतलब जैसे सपोज इट्स ऑर्गेनिज्म, आपने को पता होगा कि दो साइड होती है, एक होती है वेंट्रल साइड और एक होती है डोर्सल साइड। ठीक है, तो जिसमें डोर्सल साइड पे नर्व कोड प्रेजेंट हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर हो, हैव पेयर्ड गिल पाउचेस। जैसे हमारे पास ऐसा नहीं कि जो एनिमल, जैसे आज हम एनिमल के हाईएस्ट ग्रुप में आते हैं जो कि मेमिलिया है, तो मेमिलिया के पास लंग्स हैं। ऐसा नहीं कि हमें सीधा ही लंग्स मिल गए थे, लंग्स भी पहले प्रिमिटिव थे। तो लंग्स का प्रिमिटिव नेचर क्या था? गिल्स, जो आज हम फिश में पाए जाते हैं। तो जिनके पास गिल्स के पाउचेस हो और सिलोमेट हो और ट्रू सिलम प्रेजेंट हो। ठीक है, नाउ वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब वर्टिब्रेट्स को भी आगे 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मतलब वर्टिब्रेट एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें एडवांसमेंट की हद हो चुकी है, जिसमें सब कुछ ये सब आते हैं। उसके बाद इन्होंने इसको 6 कैटेगरी में, 6 ग्रुप में और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। Now, cyclostomes are jawless vertebrates. They are characterized by having an elongated eel-like body. Eel is a kind of fish. आपने देखा होगा, जैसे circular mouth, slimy skin, and are scaleless. They are ectoparasites or borers or other vertebrates. टेरोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे कहते हैं, एंड माइक्जीन, हैगफिश आर एग्जाम्पल्स। सो जो साइक्लोस्टोम्स हैं जोलेस फिश होती हैं, मतलब ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें जो नहीं होती। जो मतलब जिनमें जो बोन नहीं होती, मतलब जैसे जो ओल्ड एज में कहते हैं ना, जिनके जब दांत टूट जाते हैं तो उनका जो फेस है वो जोलेस लगने लग जाते हैं। मतलब हिंदी में अगर उसको बोले हम, बोखे हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जो साइक्लोस्टोमेटा है वो बोखे हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसकी बोखे वर्टिब्रेट्स हैं और उनमें ईल लाइक बॉडी होती है। ईल्स आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे होती हैं, मतलब बहुत लचीली होती हैं वो ईल्स। सर्कुलर माउथ, अब सिंस उनके पास कोई बोन ही नहीं है तो उनका जो माउथ है वो सर्कुलर ही होगा। ठीक है, स्लाइमी स्किन, मोती गिलगिली, आपको बताया ना मैंने, वैसी होती हैं। और उनके पास स्केल्स नहीं होते। जैसे आज हम देखेंगे जो फ़िश है, फ़िश पे तो ऐसे 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 डिज़ाइन होते हैं ना, स्केल्स। इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्मूथ होती हैं, ईल लाइक होती है। ईल्स के अंदर भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये दूसरे वर्टिब्रेट्स पर एज अ पैरासाइट भी रहती है, इसलिए इनको एक्टोपैरासाइट्स भी कहते हैं, या फिर बोरर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसका एग्जांपल्स है टेरोमाइजोन, आपको जो डायग्राम दे रखा है वो टेरोमाइजोन का दे रखा है, जिसका साइंटिफिक नेम है लैम्प्रे, और माइक्जिन, जिसका साइंटिफिक नेम है हैगफिश। सॉरी, आई हैव मे बी उल्टा बोल दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी स्पाइसेस। नाउ दीज आर फिश, ये मछली होती है। देर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स। देखो, अब फिश का जो हमारे पास आज की डेट में हमारे पास ये इतनी सुंदर सुंदर फिशेस होती हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इन पे डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब एकदम से फ़िश ऐसी ही प्रोड्यूस हो गई, नहीं। फ़िश का भी कोई प्रिमिटिव नेचर रहा होगा, कोई प्रिमिटिव इसका ऑर्गेनिज्म रहा होगा। तो फ़िश का प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन था? साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें ना तो आज जो फ़िश के पास यहाँ पे दांत भी होते हैं फ़िश के, और इनकी प्रॉपर इनकी जो की शेप होती है, लेकिन जो इनका प्रिमिटिव नेचर था साइक्लोस्टोमेटा का, उनके पास जो भी नहीं थी, ना ही स्केल्स थे। तो आप इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ द स्किन इज़ कवर्ड विथ स्केल्स एंड प्लेट्स, जैसे कि आपको पता है इस पर डिज़ाइन होते हैं, वो स्केल्स और प्लेट्स होती हैं। दे ओबिटेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर यूजिंग गिल्स। अब इनके पास गिल्स होती हैं फिशेस के पास, जिसके थ्रू ही ये जो पानी में हमारे पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो लेती हैं, और जो गिल्स हैं वो ऑक्सीजन लेती है, और फिर इनकी जो डिमांड होती है वो कंप्लीट होती है। द बॉडी स्ट्रीमलाइंड एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट। अब जो फ़िश की बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और उनके पास ये वाली जो टेल होती है, ये मस्कुलर, ये प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? फॉर देयर मूवमेंट। They are cold-blooded and their hearts have only 2 chambers, unlike the 4 that humans have.
अब हमारे पास तो वी नो वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है, बट फिश के पास ऐसा नहीं होता। फिश के हैव ओनली 2 चैम्बर, एक ही एट्रियम होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा फिश के पास। ऑल्सो फिश आर कोल्ड ब्लडेड। नाउ वट आर कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपना बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ मेंटेन नहीं करते। मतलब जैसे सपोज आप फिश का जो अंदर का टेम्परेचर है वो है 10, ठीक है, और जो बाहर का टेम्परेचर है वो है 30। तो फिश 10 को 30 से मैच करने के लिए कुछ रेगुलेट नहीं करेगी। जबकि अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन होता, उसका टेम्परेचर है 10, बाहर का टेम्परेचर है 30, तो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वो ऐसा है कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मैच करने में लग जाएगा। इसलिए हम वार्म ब्लडेड होते हैं। हम मतलब इन्वायरमेंट के साथ चेंज अपने आप को सेटलमेंट कर लेते हैं, जबकि फिशेस जो कि कोल्ड ब्लडेड हैं वो सेटलमेंट नहीं करती। फिशेस अंडे देती हैं। वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिश, सम with skeleton with entirely cartilage such as sharks and some with skeleton of both bones and cartilage such as tuna और रोहू। जब शार्क्स होती हैं, शार्क्स के ऊपर वो इतनी हार्ड क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर स्केलेटन प्रेजेंट होता है। किसका? कार्टिलेज का। अब आप बोलेंगे कार्टिलेज क्या होता है? अब आप अपने सब बच्चे अपनी नोज़ की टिप पे हाथ लगाइए। जो ये टिप पे आपकी नोज़ की टिप है, आपका जो ईयर है, ये सब जो ईयर के आप जहाँ पे आप वो ईयरबड्स यूज़ करते हैं, वो जब वहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं है नोज़ की टिप पे, या पे जो ईयर्स की पिन्ना है, मतलब जहाँ पे आप लोग ईयरिंग्स पहनते हो, वहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं है, वो कार्टिलेज से बना है। तो वही कार्टिलेज शार्क की बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जो कि उसे एक अच्छी शेप प्रोवाइड करता है और उसे हार्ड बनाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का ही हो। कुछ फिशेस में वो बोन प्लस कार्टिलेज का भी होता है, जैसे कि टूना और रोहू में बोन और कार्टिलेज का स्केलेटन होता है। इसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, ये दे रखी एक एंजल फिश, मैंड्रेरियन फिश, लाइन फिश और स्कोलिडोन फिश, स्टिंगरे, ठीक है। इसका आप स्कोलिडोन फिश जिसको डॉग फिश भी कहते हैं, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट नेम है टू लर्न। बाकी तो ठीक है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। नाउ बी पार्ट दे रखा है इन्होंने भी। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे रोहू, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, क्लाइंबिंग पर्च। रोहू का साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है, और अगर आप सी हॉर्स का भी कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, जिसको हम मेल हिपोकैम्पस कहते हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, विच इज़ एम्फीबिया। These animals differ from fish in the lack of scales, in having mucus gland in the skin and 3-chambered heart. अब एम्फीबियंस में क्या डिफरेंस है फिशेस से? पहला डिफरेंस ये है कि स्केल्स का, इनके पास स्केल्स नहीं होते, ठीक है। दूसरा क्या है? इनके पास म्यूकस ग्लैंड होता है। तीसरा क्या है? इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स और लंग्स। अब फिश में तो प्योरली बाय गिल्स था, अब एम्फीबियंस में हल्के हल्के लंग्स भी आने लग गए, तो रेस्पिरेशन गिल्स और लंग्स के थ्रू होता है। दूसरा, ये भी अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड टू बी बोथ इन वाटर एंड लैंड। एम्फीबियंस का मतलब ही क्या होता है? जो बहुत पानी और ज़मीन पर रह सके, ठीक है। एग्जाम्पल्स है फ्रॉग्स, टोड, सैलामेंडर्स, ठीक है। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे? एग्जाम्पल से आप लर्न कर लीजिए फ्रॉग का एग्जाम्पल। कहाँ गया ये? दिस इज़ द कॉमन फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। अब फ्रॉग का जो सभी आप देखेंगे, फ्रॉग के बारे में सोचते ही सबसे पहले माइंड में उसकी फ्रॉग की शेप बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉग, आपने जब भी देखा होगा फ्रॉग को, वो हमेशा गिल्ला गिल्ला रहता है ऊपर से, बहुत ही स्लाइमी सा, मतलब बहुत ही गिल्ला गिल्ला सा रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉग के ऊपर स्किन पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रेट करते रहते हैं और वही इसको गीला गीला बनाते हैं,
ठीक है। दूसरा, इनके ऊपर तो कोई फिश की तरह ऐसे 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 करके कोई डिज़ाइन नहीं होते, ये तो प्रॉपर, हाँ स्पॉट्स ज़रूर होते हैं, वो तो जैसे डॉग्स के ऊपर भी स्पॉट्स हो जाते हैं, कुछ डॉग्स प्लेन होते हैं, वैसे ही है। बट उसका ये मतलब नहीं कि वो स्केल्स इनमें प्रेजेंट हो। और इनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है। और इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स और लंग्स के थ्रू होता है। और ऑल्सो हमें पता है जो फ्रॉग्स हैं वो भी अंडे ही देते हैं, ठीक है। देखो ये टोड, ये फ्रॉग्स की इन्होंने देखो 3 स्पीशीज़ दे रखी हैं। एक है ट्री फ्रॉग जिसकी शेप ऐसी है, एक है जो कॉमन फ्रॉग जो हमारे हमें दिख जाते हैं कई बार बारिश के मौसम में, उसको राना टिग्रीना कहते हैं। एक सैलामेंडर एक छिपकली की तरह एक वो होता है ऑर्गेनिज्म, बट छिपकली नहीं होता, छिपकली का प्रिमिटिव कह सकते हो आप इसे। और ये है टोड, ठीक है। नाउ रेप्टिलिया, these animals are cold blooded and have scales and breathe through lungs. कोल्ड ब्लडेड है मतलब ये अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ मैनेज नहीं करते, सेटल नहीं होते, इनके पास स्केल्स होते हैं एंड ये लंग्स के साथ मतलब लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। While most of them have 3 chambered heart, crocodiles is an exception जिसके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है। ये भी अंडे देते हैं विद अ टफ कवरिंग, पानी में अंडे देते हैं, अनलाइक एम्फीबियंस ज़रूरी नहीं कि पानी में ही अंडे दें। एम्फीबियंस अगर वो ज़मीन पे हैं और वो ज़मीन पे भी अंडे दे सकते हैं, वो पानी में तो पानी में भी दे सकते हैं, बट रेप्टाइल्स में स्ट्रिक्टली दे ले एग्स इन वाटर। स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स इस रेप्टिलिया में आते हैं। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे, इसका एग्जांपल लर्न करो स्नेक के बारे में सोचते हैं हम, ठीक है। तो किसी ने सपोज ये हमने एक स्नेक बनाया, ठीक है, ये स्नेक बनाया, ठीक है। अब स्नेक के ऊपर ऐसे ऐसे प्रिंट्स होते हैं। अब गर्ल्स को पता होगा कि जो स्नेक प्रिंट की आजकल जो बूट्स आते हैं, ठीक है, लेदर टच में जो बूट्स आते हैं उनमें ऐसे ऐसे तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब इनके पास स्केल्स तो है, लेकिन एम्फीबियंस में फ्रॉग्स के ऊपर तो कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे। उनके वो तो फ्रॉग्स को देखने पर तो हमें लगता था कि वो लचीले हैं, उनके ऊपर पानी पानी सा है। वो क्यों थे? क्योंकि उनके पास म्यूकस ग्लैंड था। अगर मैं स्नेक को देखती हूँ तो स्नेक तो गीला गीला नहीं रहता, वो तो बल्कि खुदरा खुदरा सा मतलब स्केल्स वाला लगता है। इसलिए तो वो स्नेक प्रिंट जो हम कहते हैं, वो ब्लॉक्स वाले स्नेक प्रिंट, वो सब स्केल्स के प्रिंट ही होते हैं, ठीक है। अब जो टर्टल है, देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये ऐसे ऐसे टर्टल्स के ऊपर जो ये प्रेजेंट होते हैं, ये सब स्केल्स हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, इनके पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल के पास। ये पानी में अपने एग्स देते हैं। जो एग्स देते हैं ना, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट दिस फीटस, ठीक है। एग्जाम्पल है किंग कोबरा। देखो ये डिज़ाइन है, ये स्नेक के ऊपर जो ये दे रखा है, ये स्केल्स ही तो हैं और इसी को तो हम स्नेक प्रिंट कहते हैं। ये है कैमलिन क्या होता है? गिरगिट को कहते हैं। टर्टल, ये है हेमिडेक्टाइलस, जो हमारे घरों पे हमें लिजर्ड दिखती है, उसका साइंटिफिक नेम ये है। और है फ्लाइंग लिजर्ड, जिसको हम ड्रैको कहते हैं। ये हमें यहाँ नहीं, हमारे इस एरिया में नहीं मिलती, आपको ये फॉरेस्ट में मिल जाती है। लेकिन जो हमारी हाउस वॉल पे जो लिजर्ड होती है वो हेमिडेक्टाइलस होती है। नाउ वी हैव मूव ऑन टू द और आई थिंक सेकेंड लास्ट ग्रुप विच इज़ एव्स। नाउ एव्स का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव अ 4 चैम्बर हार्ट। अब यहाँ से वार्म ब्लडेड एनिमल्स स्टार्ट हो गए हैं और 4 चैम्बर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये भी एग्स ले करती हैं और इनके पास दे हैव एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड 2 फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू लिम्स। अब हम सपोज मैंने एक बर्ड की ड्राइंग बनानी है, तो मैं कैसे बनाती हूँ? दिस इज़ अ बर्ड, ये इसके विंग्स हैं, ठीक है, ये इसकी पूंछ है, ये इसकी बीक है, ठीक है। ये बर्ड मैंने बनाई। तो जो इसके 2 फेदर्स हैं ये तो हेल्प करते हैं कवर करने में, मतलब, और जो इसके ऑल्सो जो इसके 4 लिम्स हैं, ये जो देखो
एक जो जैसे ये है, इसके ये है और ये है, कहने को तो ये इसकी 4 टांगे हैं क्योंकि ये ऐसे चलता है, बट असल में ये इसके हाथ होते हैं, ये पैर होते हैं। ऐसे ही बर्ड्स में क्या होता है, जो आगे वाले पैर होते हैं दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द मॉडिफाइंग ऑफ मतलब लिम्स, मतलब वो भी हेल्प करते हैं फ्लाइट में, ठीक है। तो फेदर का काम एक तो हो गया कवर, ठीक है, ऑल्सो फ्लाइट। ऑल्सो जो फोर लिम्स का काम है, एक तो हो गया चलना, मूवमेंट, दूसरा फ्लाइट, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। लंग्स से और कौन ब्रीथ करता है, रेप्टाइल्स, यहाँ पे हमने पढ़ा है देखो अभी, रेप्टाइल्स भी लंग्स से ब्रीथ करते हैं। गिल्स से करता था फिश, उसके बाद एम्फीबियंस में आ गए गिल्स प्लस लंग्स, उसके बाद रेप्टाइल्स में प्योरली लंग्स, बर्ड्स में जो कि एव्स है उसमें भी लंग्स हो गए, और हम ह्यूमंस हैं, हम तो लंग्स से करते ही हैं। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं बर्ड के, देखो बहुत सारे दे रखे हैं। ये है ऑस्ट्रिच, ये है मेल टफ डक, वाइट स्टॉक, ये हमारी कॉमन स्पैरो, पिजन, क्रो, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है वो है ऑस्ट्रिच का, ठीक है। अब देखो, अब हमारा लास्ट जो ग्रुप है वो है मेमिलिया। मेमिलिया मतलब अब हम पढ़ेंगे हमारे बारे में, ठीक है। सो मेमिलियाज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। हम वार्म ब्लडेड हैं, हम बाहर के इन्वायरमेंट से अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं। हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रियाज होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश द यंग वंस। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी मदर ब्रेस्ट फीड करती है, ठीक है। तो वही उस फीड को हम मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये दे हैव मेमरी ग्लैंड्स, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसी से देखो आप मैमल से लर्न करो, मैमल से मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो मैमिलिया में ये हमेशा रहेगा कि जो यंग वंस हैं दे विल बी नरिश्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। द स्किन हैज़ हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। हमारी स्किन पे अब अपने आप, जब आप मेमिलिया ग्रुप पढ़ रहे हो, आप अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे पास हम वार्म ब्लडेड हैं, हम 4 चैम्बर्ड हैं, हम भी मतलब एक चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करते हैं, हमारे स्किन पे भी हेयर्स हैं, हमें भी पसीना आता है, हमारी भी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। मोस्ट मोस्ट मैमल्स फेमिलियर अस टू प्रोड्यूस यंग वंस, रिप्रोड्यूस करते हैं हम भी। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक प्लेटिपस एंड इकाइडना ले एग्स एंड some like kangaroos give birth to a very poorly developed young one. Some are shown. देखो, एक टर्म होती है ओविपेरस, एक होती है वीवीपेरस, ठीक है। ओविपेरस होती है जो एग्स ले करती है, वीवीपेरस होती है जो यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। वीवीपेरस जैसे कि ह्यूमंस, मतलब जब एक ह्यूमन बर्थ देता है तो एक बेबी को ही बर्थ देता है ना, एक बच्चा ही पैदा होता है, कोई एग तो पैदा होता नहीं। लेकिन वही जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स जब रिप्रोड्यूस करती हैं तो वो अंडे को जन्म देती है। ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा ही एक नई बर्ड बना देंगे, जबकि तो जो डायरेक्ट अंडे को जन्म दे वो होते हैं ओविपेरस, जो ह्यूमंस यंग वंस को प्रोड्यूस करे डायरेक्ट वो होते हैं वीवीपेरस। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वैसे तो मेमिलिया ग्रुप वीवीपेरस होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि एक प्लेटिपस और एक काइडना, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म, ऐसे दो एनिमल्स हैं जो कि एग देते हैं, ठीक है। और जो कैंगारू है, हमें सबको पता है जो कैंगारू है, उस कैंगारू फेमस क्यों है, क्योंकि हम सबको बेसिक यही पता है कि कैंगारू जो अपना बेबी है वो अपनी पॉकेट में, जो उसके पेट पर एक पॉकेट होती है उसमें कैरी करता है। बट किसी को इसका रीज़न नहीं पता क्यों कैरी करता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही पोरली डेवलप्ड, जब वो यंग मान बहुत ही पोरली डेवलप्ड होता है तभी उसे बर्थ दे देता है। लेकिन अब वो अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू तो तभी करेगा जब वो अच्छे से डेवलप होगा। तो कंगारू उसे अपनी उस पॉकेट में रख कर उसे और नरिशमेंट देता रहता है, जिससे कि वो और मैच्योर होता रहता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि प्री मैच्योर बर्थ हो जाते हैं ह्यूमंस में भी, बच्चों के
प्री मैच्योर बर्थ हो जाते हैं, तो वो क्या, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बच्चे को एक आईसीयू वाली यूनिट में रखते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, एक कांच के उसमें बॉक्स में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, उस कांच के बॉक्स में वो वैसे ही सारे इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्वायरमेंट उसे एक मदर के वॉर्म में मिलेगा, मदर के फीटस में मिलेगा। अब वो समय से पहले बच्चा पैदा हो गया, लेकिन काम तो वो तभी करेगा ना जब वो अपने पूरे प्रॉपर डेवलप होगा। तो उस टाइम को मतलब निकालने के लिए उसे वो कांच के घर में रख देते हैं। ऐसे ही कंगारू समय से पहले जन्म दे देता है और उस टाइम को निकालने के लिए वो उसे पॉकेट में पालता है, उस पॉकेट में वो वैसी इन्वायरमेंट्स जनरेट करता है। ठीक है, नाउ द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज शोन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेल। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे, बैट में भी, ठीक है, कि अब वेल है, वेल पानी में रहती है, तो बच्चे इसको जल्दी से फिश वाले मतलब पाइसिस में डाल देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वेल है वो एक बिगेस्ट मैमल है, ह्यूमंस बिगेस्ट नहीं है, वेल बिगेस्ट मैमल है। और जो बैट है, बैट बच्चे इसके विंग्स के कारण इसको रख देंगे एव्स में, मतलब बर्ड्स में। बट आपको ध्यान रखना है कि जो बैट है वो भी मैमल्स में आती है। तो ये दो तो इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पक्के हैं। बाकी जो रैट है, कैट है, डॉग है, मंकीज़ हैं, ये सब इसमें मैमल्स में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक दे रखा है इन्होंने, हाउ डू पोरिफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेट एनिमल्स। अब क्यों डिफर कैसे हैं, देखो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे हम। पोरिफेरस में क्या था, जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन था वो बिल्कुल नहीं था, जबकि सिलेंट्रेटा में हल्का हल्का डिफ्रेंशिएशन आने लग गया था। पोरिफेरस में बॉडी जो कैविटी थी वो नहीं थी, जबकि सिलेंट्रेटा में कैविटी आने लग गई थी। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है आप उसी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ डू एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स। अब एनिलिड्स क्यों डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स से, देखो इसका क्या एग्जांपल है। एनिलिड्स में क्या थी, ट्रू सीलम्स, आर्थ्रोपोड में थी क्या ट्रू सीलम। अब आर्थ्रोपोड को कैसे देखोगे, आर्थ्रोपोड नेम से, एज अ नेम सजेस्ट, मतलब जॉइंटेड लेग्स। और एनिलिडा में हमने पढ़ा था अर्थवोम। अर्थवोम का डायग्राम याद हो, ऐसे ऐसे वाला। अर्थवोम का मेन यूनिक फीचर सेगमेंट्स, आर्थ्रोपोड का यूनिक फीचर जॉइंटेड, जो कि ऐसे ऐसे वाले थे। ठीक है, तो यहाँ से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का डिफरेंस क्या है। एम्फीबियंस का है इसमें तो लंग्स प्लस गिल्स, रेप्टाइल्स में सिर्फ गिल्स। एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं होते थे, एम्फीबियंस में फ्रॉग था। फ्रॉग गिला गिला दिखता है हमें, तो गिला गिला क्यों दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होता है। रेप्टाइल्स में हमने लर्न किया था स्नेक। स्नेक कैसा दिखता है, डरावना, खतरनाक, स्केल्स वाला। स्नेक प्रिंट के कपड़े आते हैं, तो वो प्रिंट कैसा होता है, स्केल्स का, तो उसमें स्केल्स प्रेजेंट होती है, जबकि एम्फीबियंस में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती। रेप्टाइल्स में जो एग है वो एक्सक्लूसिवली पानी में देते हैं, एम्फीबियंस ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं, तो जहाँ वो रहेंगे वहाँ पे वो अंडे दे देते हैं। नाउ द व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एव्स ग्रुप एंड दोज इन द मैमल्स ग्रुप। अब इसका मेन डिफरेंस अभी आपको बताया, एक होते हैं ओविपेरस, एक होते हैं विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस जो अंडे देते हैं, देखो अब ओविपेरस को लर्न करो, हम लिखते हैं ओविपेरस। ठीक है, तो अंडा इस किस शेप का होता है, इस शेप का होता है, तो ओविपेरस में भी ओ आता है, ऐसे लर्न करो। जो ओविपेरस है वो ओ से अंडा, ठीक है, और जो विविपेरस है वो हम होते हैं, ह्यूमंस आर विविपेरस। लेकिन दो एग्जाम्पल्स थे, दो एक्सेप्शंस थी, क्या थी, एक थी प्लैटिपस, एक थी इकाइडना। ठीक है, और तीसरा था कंगारू। कंगारू इज़ नॉट ओविपेरस, बट आपको उसको ऐसे लर्न करना है कि वो पोरली डेवलप्ड को ही जन्म दे देते थे। लेकिन जब हम ओविपेरस की बात करेंगे तो हमें प्लैटिपस और इकाइडना को ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, और भी इसमें मतलब डिफरेंसेस हैं, जैसे मैमल से आप लर्न करें मेमोरी ग्लैंड्स वाला। ठीक है, और यू कैन से इसमें बर्ड्स में फेदर्स होते हैं फॉर द फ्लाइट, जबकि मैमेलिया में
मेमरी ग्लैंड होते हैं टू फीड देयर यंग वंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे देयर इज वन येलो बॉक्स। कार्ल वॉन लिन was born in Sweden and was a doctor by profession, ठीक है। He was interested in the study of plants. At the age of 22, he published the first paper on plants, ठीक है। While serving as a personal physician of a healthy government official, he studied the diversity of plant and his employee's garden. Later, he published 14 papers and also wrote the famous book Systema Naturae, from which all fundamental taxonomical researches have taken off. His system of classification was simple scheme of arranging plants so as to be able to identify them again. कार्लस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जो कि डॉक्टर बाय प्रोफेशन थे। उन्होंने अपनी मतलब एट द एज ऑफ 22 अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश कर दिया था प्लांट्स के ऊपर। वो फेमस क्यों थे? उनकी एक फेमस बुक आई थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल बेसिस बताए थे किसके, कि कैसे हम एक प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे जो टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स होते हैं हमारे रिसर्चर्स के, उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी सिंपल स्कीम, ठीक है। तो आप इसमें इसे इतना ही लर्न कर लीजिए कि जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, जिस बुक किसके ऊपर थी? ऑन द फंडामेंटल टैक्सोनॉमिकल रिसर्चेस जो कि उन्होंने की थी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक ओवरव्यू दे रखा है एनिमल्स का। सबसे पहले एनिमल्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है पोरीफेरा। सेलुलर लेवल मतलब जहाँ पे जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन था वो बिल्कुल नहीं था, टिश्यू फॉर्मेशन थी ही नहीं। तो जब टिश्यू नहीं थे तो ऑब्वियसली जब बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, फिर सेल हुआ, तो मतलब उसमें सेलुलर लेवल थे ऑर्गेनाइजेशन के। फिर हमारे पास धीरे धीरे टिश्यू आने लग गए। टिश्यू नाइजीरिया में आने लग गए थे, बॉडी कैविटी आने लग गई थी, ठीक है। तो देखो उसके बाद सीलोमेट, सूडोसीलम और नो बॉडी कैविटी, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। जो देखो नो बॉडी कैविटी सिलेंट्रेट में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, नीमेटोडा में जो हल्की हल्की आने लग गई थी, और सिलोमेट मतलब जिसमें पूरी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म बनती है। एक बनती है नो बॉडी कैविटी मतलब जिसमें ट्रू सीलम प्रेजेंट नहीं हो। एक होती है सूडोसीलम जिसमें फॉल्स या फिर अंडर डेवलप्ड सीलम प्रेजेंट हो। एक होती है सीलोमेट जिसमें ट्रू सीलम प्रेजेंट हो। तो जो सूडोसीलम था उसमें तो नीमेटोड था, ठीक है, और जो बिल्कुल जिसमें नहीं थी वो थी सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या चीज़ें स्टार्ट हुई थी? प्लेटीहेल्मिन्थीज में बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई थी। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और हल्का हल्का टिश्यू फॉर्मेशन भी स्टार्ट हुआ था, इसलिए तो हमने इसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में रखा है, ठीक है। सिलोमेट किस में स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले एनिलिडा में, ठीक है। अब मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। एक है सीलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्मिस। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक की हमने यहाँ पे बात की है, ये 3 लेयर्स होते हैं, जो 3 लेयर्स उनके इन्होंने हम नाम बताए हैं। एक होती है मेसोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, ठीक है। जो सीलम, अब ये तो हमारी 3 लेयर है, अब ये हमारी सीलम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो ऑर्गन का डिफ्रेंशिएशन या डेवलपमेंट होना है, जो तो ऑर्गन्स, जो सेल्स मेसोडर्मल सेल्स के थ्रू डेवलपमेंट होगी वो तो होंगे इनमें एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में, और जो एंडोडर्म्स के थ्रू होंगी वो होंगे कोडेटा या इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। अब देखो उसके बाद भी देखो डर्मेटा, कोडेटा और नोटोकोड, हल्का सा इनकी साउंड में भी आ रहा है। जिसमें नोटोकोड नहीं होती वो होते इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कौन से थे? इकाइनो मतलब स्पाइंस वाले, जो कांटेदार इनकी स्किन होती है, जैसे कि सी अर्चिन जिसका साइंटिफिक नेम था इकाइनस, या फिर स्टारफिश, ठीक है। अब एक होते हैं नोटोकोड जिसमें प्रेजेंट हो, अब वो भी एक अलग अलग लेवल्स में है। एक जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट हो उसको कहते हैं कोडेटा। इसके और भी कुछ वो थे
पॉइंट्स, जैसे एक डोर्सो वेंट्रली प्रेजेंट हो, गिल्स के पाउचेस हों, ठीक है। अब नोटोकॉट प्रेजेंट एट लीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट आर वेरी रूडिमेंट्री। अब प्रोटोकोडेटा में हमने पढ़े थे कि ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ की हर स्टेज में प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो अर्लियर प्रेजेंट हो और फिर अडल्ट में वो गायब हो गए हों, ठीक है। तो जो सिर्फ लार्वल स्टेज मतलब अर्लियर में प्रेजेंट हो और धीरे धीरे मैच्योरेशन होती गई तो रूडिमेंट्री मतलब ख़त्म होते गए, तो वो होते हैं प्रोटोकोडेटा। और जो नोटोकॉट वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि ह्यूमंस में हमारी है, ठीक है, उसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को आगे हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया था। वो क्या थी? एक थी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा किसका प्रिमिटिव नेचर थी? फिश का, ठीक है। सिंस हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव ही डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव के बाद हमारे आती है जो थोड़ी इससे एडवांस थी, वो थी पाइसेस। साइक्लोस्टोमेटा क्या थी? जोलेस, ई लाइक, जो हमने पढ़ा था बोखे वर्टिब्रेट्स, जिनका जो फेस मतलब माउथ है सर्कुलर हो, जिसमें जोलेस हो, कोई शेप ना हो, बहुत ही लचीले हो, ई लाइक, स्केललेस हो। अब फिश, अब उस एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे तो उनके पास स्केल्स भी होते हैं। जो शार्क थी, शार्क का जो स्केलेटन था वो बना था कार्टिलेज से, ठीक है। लेकिन जो रोहू थी, रोहू का जो स्केलेटन था वो बोन प्लस कार्टिलेज से बना था, और जिनमें रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। फिर हम और एडवांसमेंट की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि गिल्स भी प्रेजेंट है, लंग्स कुछ कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है। और जो फ्रॉग है, फ्रॉग एम्फीबियन से हमने फ्रॉग लर्न किया था। फ्रॉग को देखते हमें याद आता है कि लचीला, गिलगिला सा, पानी जिसके ऊपर पानी पानी सा लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि उसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो स्लाइमी स्किन हो गई। फिर हम और एडवांसमेंट में गए तो हमने देखा रेप्टेलिया। रेप्टेलिया मतलब स्नेक, स्नेक मतलब स्नेक पे स्केल्स होंगे, स्केल्स होंगे तो हमें, और उसके बाद देखा हमने कि ये लंग्स से रेस्पायर करते हैं। फिर जो इनके एग्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली पानी में ही देते हैं, ठीक है। फिर हम और एडवांस गए तो हमने देखा बर्ड्स आ गई हमारे पास, ठीक है। बर्ड्स आ गई तो ये भी एग ले करती है, लेकिन इनके पास विंग्स आ गए फॉर द फ्लाइट, उड़ने के लिए विंग्स आ गए इनके पास, ठीक है। ऑल्सो अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि जो एयर्स हैं वो थी वार्म ब्लडेड, जो रेप्टाइल्स थे वो थे कोल्ड ब्लडेड। इनके जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो भी आप बता सकते हो। एयर्स में 4 चैम्बर थे, रेप्टाइल्स में 3 थे, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन था जिसमें 4 थे। एम्फीबियंस में 3 थे, पाइसिस में 2 चैम्बर हार्ट थे, ठीक है। फिर हम और एडवांसमेंट मतलब ह्यूमंस बन गए, मैमल्स आ गए। मैमल्स से अब क्या याद आता है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब टू फीड यंग वंस, ठीक है। अब उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ओविपेरस, एक होती है वीवीपेरस। ओविपेरस जो एग देते हैं, वीवीपेरस जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या हैं? हम हैं वीवीपेरस, ठीक है। लेकिन मैमल्स में एक एक्सेप्शन आती है, वो क्या थी? प्लेटिपस और एक्वाइडिना की, जो कि ओविपेरस है। फिर एक हमने अलग से चीज़ पढ़ी थी कैंगारू की, वो पोरली डेवलप्ड को बर्थ दे देते हैं, ठीक है। ऑल्सो अब हम मैमीलिया पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं तो हमारी स्किन को देख रहे हैं। स्किन के ऊपर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। हेयर्स, हमें पसीना भी आता है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक दे रखा है नोमेनक्लेचर का छोटा सा पैराग्राफ, जिससे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। नाउ नोमेनक्लेचर, व्हाई इज देयर नीड फॉर सिस्टमैटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं ये ऑर्गेनिजम्स के नाम या कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के नाम। एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट इट would be difficult for people speaking or writing in different language to know when they are talking about the same organism. This problem was resolved by agreeing upon a scientific name for organisms in the same manner that chemical symbols and formula for various substances are used for the all over world. देखो वो कह रहा है कि अगर कोई लोग तो एंट को एंट बोलता है, कोई किसी लैंग्वेज में कुछ और बोलता है, लेकिन ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट पोटैटो, मैं तो बोलूँगी आलू। जैसे हमारे
अपने राजस्थान में हम आलू बोलते हैं, लेकिन जैसे हमारे राजस्थान में हम बोलते हैं आलू, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहाँ पे आलू को बोलते हैं बटाटे। तो अगर मैं महाराष्ट्र में जाके बोलूँ आज मुझे आलू की चाट खानी है, तो वो तो समझेंगे नहीं कि आलू क्या होते हैं। अगर मैं बोलूँ बटाटे की चाट खानी है तो वो तो मुझे ला के दे देंगे। तो हमारा कॉमन पॉइंट हमारा क्या हुआ, पटैटो हुआ हमारा कॉमन पॉइंट। अगर मैं उसे बोलूँ मुझे पटैटो की चाट खानी है तो इंग्लिश उसे भी समझ आती है, इंग्लिश मुझे भी समझ आती है, लेकिन आलू तो उसे समझ नहीं आया, उसके तो बटाटे होते हैं, हमारे यहाँ पे आलू होते हैं। ऐसे ही जो हमारे पीकॉक, लोटस, टाइगर, नीम, जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं, इन सब की अलग, हर रीजन में अपना अलग नाम होता है। तो हर रीजन में अपना अलग नाम होता है। तो जो मैं चीज़ यहाँ बोलूँगी वो शायद उसे ना समझ आए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट निकाल लिया, जिसको क्या दिया, साइंटिफिक नाम दे दिया इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो जो साइंटिफिक नेमिंग थी, नोमेनक्लेचर्स थी, वो कार्लस लिनियस ने दी थी 18th सेंचुरी में। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स इट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिज्म इट इज मोस्ट रिलेटेड टू। ठीक है, तो इन्होंने इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया कि जो नोमेनक्लेचर था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर रीजन में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, एक हमने कॉमन पॉइंट निकाल लिया। अब इसके लिखने, इस साइंटिफिक नेम के भी कुछ प्रॉपर रूल्स थे। क्या थे वो? पहला रूल था कि द नेम ऑफ द जीनस बिगिन विद कैपिटल लेटर। ठीक है, अब जो हमारा जो नेम है उस साइंटिफिक नेम का, वो कैपिटल लेटर्स में लिखना। जिससे हमारा जो कॉमन फ्रॉग था उसका जो नाम था वो था टिग्रीना। कॉमन फ्रॉग का साइंटिफिक नेम था राना टिग्रीना। ठीक है, तो जो पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। ये होता है स्पीशीज, ये होता है जीनस। ठीक है, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, पहला आर कैपिटल होगा, दूसरा स्पीशीज का जो टी होगा वो छोटा होगा। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज रिटन इन इटैलिक्स। ये तो मैं इसको हाथ से लिख रही हूँ, लेकिन अगर प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक्स में लिखा जाएगा, मतलब टेढ़ा, जैसे IBIU आपने पढ़ा होंगे कंप्यूटर्स में। तो जो इटैलिक्स होता है वो थोड़ा स्लैंटली होता है, वैसे लिखे जाएंगे, जस्ट टू क्रिएट द डिफरेंस कि ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, चौथा, व्हेन रिटर्न बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीशीज हैव टू बी अंडरलाइंड। जब मैं अगर खुद से हाथ से लिखूं तो ये अलग से अंडरलाइन किए जाने चाहिए। जैसे अगर मैंने राना टिग्रीना लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, राना टिग्रीना। ठीक है, अब मैं हैंड राइटिंग में तो इसको इटैलिक्स में लिख नहीं सकती, इसलिए इसको मैं अंडरलाइन करूँगी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि जो पहला वर्ड होगा जीनस का वो कैपिटल होगा, दूसरा छोटा होगा टी, और दूसरा चौथा क्या रखना, याद रखना है कि अंडरलाइन करना ज़रूरी है। और आपका इसको मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देती हूँ। देखो यहाँ पे, देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो A कैपिटल, F छोटा, S कैपिटल, C छोटा। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन क्यों है? क्योंकि ये तो प्रिंट किया गया है, तो इन्होंने ऑलरेडी प्रिंट को इटैलिक्स में प्रिंट कर दिया, इसलिए अंडरलाइन नहीं किया गया। अगर मैं इसको हाथ से लिखती तो मैं अंडरलाइन करती। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही था कि इस चैप्टर में आपने एनिमल पढ़ लिया, प्लांट पढ़ लिया, और बेसिक क्यों हमने क्लासीफाई किया, और लास्ट में इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया। तो आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तीनों वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कोई भी अगर डायग्राम समझ नहीं आया हो तो वो भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू।